गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सावन कुमार आज आप लोग के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं इस टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने उन सबों का संग्रह किया है। आइए हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश। पहला है गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और अंत में जो 5वां है वो है आपको लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत में अगर देखें तो कुल 5 राजवंश आते हैं, जिसमें सबसे पहले जो 1 नंबर में है गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 ईस्वी में करते हैं, जबकि लोदी वंश का जो अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी मारा जाता है और 1526 में फिर मुग़ल वंश की स्थापना हो जाती है। यानी हम ये पूरा देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से लेके 1526 तक, यानी 320 वर्षों का शासन, और 320 वर्षों में 5 राजवंश आते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम पीछे के घटनाओं पे जाते हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति आई और कैसे कैसे जो है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना होती है। तो बात 1191 की है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध, इस युद्ध में एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान एवं गोरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान साम्राज्यवादी थे, वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। और पृथ्वीराज के समय जो गोरी जो है वो पंजाब के बहुत सारे क्षेत्रों पे वो कब्जा कर चुका था। पृथ्वीराज चौहान ये अच्छी तरह से जानते थे कि यदि हमको अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना है, यानी पंजाब के इलाके को जीतना है, तो मेरा सामना मोहम्मद गोरी से होगा, और उसके लिए पृथ्वीराज चौहान ने पूरी तैयारी कर रखी थी। और 1191 तराइन जो है ये वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। वहाँ पे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होती है, और उस युद्ध में मोहम्मद गोरी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। और उनका एक सैनिक जब ये देखता है कि गोरी बुरी तरह से घायल हो गए हैं, तब मोहम्मद गोरी को उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर युद्ध के मैदान से काफ़ी दूर ले जाते हैं। और इस तरह से पृथ्वीराज चौहान जो है वो तराइन का प्रथम युद्ध जीत जाते हैं। इसके बाद एक और घटना होती है। एक कन्नौज का शासक है जिसका नाम है जयचंद की पुत्री संयोगिता, जो कि अपने रूप के कारण काफ़ी मशहूर थी, वो मन ही मन पृथ्वीराज को पसंद करने लगती है। चूँकि पृथ्वीराज चौहान की कीर्ति चारों दिशाओं में गूंज रही होती है, और संयोगिता के जो पिता हैं जयचंद, वो पृथ्वीराज चौहान से ये कह लीजिए कि जलते थे, उनकी उनसे बनती नहीं थी।
तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जब ये पता चला जयचंद को कि हमारी पुत्री जो है पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती है, तो जयचंद ने एक स्वयंवर का आयोजन करवाया। उस स्वयंवर में उस प्रदेश के सारे राजा महाराजा, इर्द गिर्द जितने भी राजा महाराजा थे, सभी को निमंत्रण देके बुलवाया कि हमारी बेटी का स्वयंवर है, आप आइए। और पहले जो स्वयंवर का प्रथा था उसमें क्या होती थी कि जो कन्या थी उसको अपना पति चुनने की स्वतंत्रता होती थी, तो जिसको वो पसंद कर लेगी वही उसके पति होंगे। और पृथ्वीराज चौहान का क्या किए कि एक प्रतिमा वहाँ पे बना के बाहर दरवाज़ा पे रख दिए। तो संयोगिता जो है वो पत्र के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को ये समाद भेजवाई कि भाई हम आपसे प्रेम करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान अपने कुछ खास सैनिकों को लेके पहुंच जाते हैं स्वयंवर में। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान बीच सभा से संयोगिता को अपने साथ घोड़े पे बिठा लेते हैं और लेके वहाँ से चले जाते हैं। सारा का सारा दरबार देख के हक्का बक्का रह जाता है, चूँकि पृथ्वीराज को रोकना इतना साधारण नहीं था। पृथ्वीराज चौहान जिसकी कीर्ति चारों तरफ गूंज रही थी, और उस पृथ्वीराज चौहान का सामना करना साधारण बात थोड़ी ही थी। एक तो वो काफ़ी शक्तिशाली, काफ़ी बुद्धिमान, काफ़ी तेज थे वो। इससे जयचंद जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था और वो पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के उद्देश्य से हर किसी से सहायता मांगते रहा। लेकिन चूंकि पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करने की क्षमता हर किसी में नहीं थी, कोई ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान से नहीं भिड़ सकता था। गोरी जो कि 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हार चुका था, वो बदले की तलाश में था कि कब हमें मौका मिले कि पृथ्वीराज चौहान पे हम हमला करें। एक बात और जानिए कि ये जो पृथ्वीराज चौहान है ये पृथ्वीराज तृतीय थे। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ दे ऐसा कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो पृथ्वीराज प्रथम थे, द्वितीय थे, तृतीय थे, तो आप निसंदेह इसका जवाब दीजिएगा पृथ्वीराज तृतीय। तो मोहम्मद गोरी इसी ताक में था और जयचंद को भी क्या था, बदला लेना था। तो मोहम्मद गोरी को जयचंद ने आमंत्रण किया कि आइए आप पृथ्वीराज चौहान पे हमला कीजिए और हमारी सेना आपका साथ देगी। चूँकि पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को बीच स्वयंवर से उठाकर ले आए थे, तो बहुत सारे राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध हो गए थे। बल्कि आप ये कहें कि मोहम्मद गोरी का समर्थन करने लगे थे बहुत सारे राजपूत शासक। फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की सेना जो है मोहम्मद गोरी की सेना के सामने नहीं टिक पाती है और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिए जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के एक राजकवि हैं जिनका नाम है चंदवर दाई। चंदवर दाई ने एक पुस्तक लिखी है पृथ्वीराज रासो। ये भी बहुत सारे एग्जाम में आते हैं कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, तो पृथ्वीराज रासो लिखे हैं चंदवर दाई। ये दोनों को मोहम्मद गोरी अपने पास बुलाते हैं। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान में एक खास बात थी कि वो शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे, यानी कहीं पे घंटी की आवाज़ बजी और तीर मार दिए और वहाँ पे जाके निशाना लग जाता था। क्योंकि बहुत सारे कम लोग ऐसे हुए हैं जो कि शब्दभेदी बाण चलाना जानते हैं। पूरे इतिहास को अगर आप देखेंगे, पूरे पौराणिक कथाओं को, तो मुश्किल से आपको 2 या 3 लोग ऐसे मिलेंगे। जैसे महाराजा दशरथ, वो भी शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे। या फिर एक भील था जो कृष्ण भगवान के पैर में जो है तीर मार देता है, वो भी शब्दभेदी बाण चलाना जानता था। फिर ये पृथ्वीराज चौहान। तो उस समय क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान को कहा गया निशाना लगाने के लिए, और मोहम्मद गोरी जो था वो काफ़ी ऊंचाई पे बैठा हुआ था। अब जो पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे चंदवर दाई, वो इशारों में मतलब कविता की पंक्ति कह के पृथ्वीराज चौहान को इशारा किए कि 4 बांस 24 गज,
4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमान ते ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। यानी पृथ्वीराज चौहान को चंदवर दाई ने इशारे में बता दिया कि कितना अक्षांश और कितना देशांतर पे सुल्तान बैठा हुआ है, आप उस पर निशाना साध दीजिए। तो पृथ्वीराज चौहान ने निशाना साध भी दिया, लेकिन वो मोहम्मद गोरी को तीर लगा, लेकिन मोहम्मद गोरी वहीं पे गिर गए। उसके बाद बहुत सारे सैनिक जो है पृथ्वीराज चौहान और ये चंदवर दाई के तरफ दौड़े, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी जो है पहले ही अंधा कर दिया था। चंदवर दाई ने देखा कि ये सैनिक हमें छोड़ेंगे नहीं, उससे पहले कि वो सैनिक उनको पकड़ के जान से मार देते, ये दोनों एक दूसरे को चाकू मार के आत्महत्या कर लिए। वो आत्महत्या मतलब वो उसको चाकू मार दिए, उसको चाकू मार दिया और वो मर गए। इसके बाद क्या होता है कि 1194 ईस्वी की बात है, यानी तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। दूसरा युद्ध, इस युद्ध में गोरी जीत जाता है, गोरी की विजय हो जाती है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। तराइन का जो दूसरा युद्ध है 1192 में, इसमें गोरी की विजय हो जाती है। तराइन जो है वो पड़ता है आपको हरियाणा में। इसके बाद 1194 की बात है, जो मोहम्मद गोरी को निमंत्रण दिया था जयचंद और गोरी के बीच में युद्ध होती है 1194 में। चंदावर का युद्ध इसे बोलते हैं, चंदावर का युद्ध। ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में इटावा जिला में पड़ता है चंदावर। इस युद्ध में जयचंद मार दिए जाते हैं, यानी जयचंद हार जाता है, फिर उसको मार दिया जाता है। चूँकि गोरी इसको बोलता है कि जब तुम अपने देश का नहीं हुआ, अपनी जनता का नहीं हुआ, तुम अपना बेटी का भी नहीं हुआ, दामाद का नहीं हुआ, तो तुम मेरा क्या होगे। और जयचंद को इस युद्ध में मरना पड़ा मोहम्मद गोरी के द्वारा। फिर इसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का सारा राजपाट देकर वो वापस अपना प्रदेश लौट जाता है। रास्ते में उसकी हत्या कर दी जाती है। तो उसका जो एक गुलाम था, यही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करता है। हालांकि ये भी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते हैं। तो ये गुलाम वंश की स्थापना करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ये अपनी राजधानी जो है लाहौर में बनाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है, देखते हैं, ये अपनी राजधानी बनाए लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों रुपया दान कर देते थे। लाखों रुपया जो है दान करने के कारण, या इनके दानी स्वभाव होने के कारण, इनका जो है लाख बख्श की उपाधि दी गई है। दूसरी बात, कुतुब मीनार, जो आप सुनते होइएगा कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार को हम लोग देखेंगे कि कुतुब मीनार को सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते हैं कि कुतुब मीनार का एक मंजिला बनवाते हैं। एक मंजिला बनवाए, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद जो हैं इल्तुतमिश, वो जब आते हैं तो इस पर क्या करते हैं, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 1 2 3 4 मंजिला बनवाते हैं। यानी ये जो है कुतुब मीनार का पहला मंजिला कुतुबुद्दीन ऐबक ये बनाए, ये मर गए।
फिर इनका दामाद आया तो 3 मंजिला इसको बनवाया। तो प्रश्न आता है कि कुतुब मीनार का नींव किसने रखा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश। उसके बाद क्या होता है कि एक तुगलक वंश में एक शासक आता है जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। वो देखता है कि इसका जो सबसे ऊपर वाला मंजिला है वो छिन्न शीर्ण हो गया, मतलब क्षतिग्रस्त हो गया है। तो वो क्या करता है, तीसरा मंजिला को चौथा मंजिला जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, चौथा मंजिला को तोड़वा देता है, यानी 1 2 3, और फिर इस पे अच्छे से चौथे मंजिले को बनवाता है और 1 मंजिला और ऊपर में बनवा देता है। इस तरह से कुतुब मीनार जो है 5 मंजिला हो गया। कुतुब मीनार का नींव किसने रखा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहला मंजिल बनवाकर, फिर उसके आगे के 3 मंजिल बनवाते हैं इल्तुतमिश, और फिर ये जो चौथा है इसको तोड़वा के चौथा और 5वां, यानी सबसे अंत में अगर ये पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार का 5वां मंजिल किसने बनवाया, तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कुतुब मीनार का जो नाम पड़ा था, ये दूसरा हो गया, कुतुब मीनार की नींव रखी सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये दिल्ली में है, एक्चुअली एक जैन मंदिर था। इस जैन मंदिर को तोड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिस मस्जिद का नाम था कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ये नई दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने वाला है, जो पूछा जाता है वो है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, बहुत लोग सुन के कन्फ्यूज जाते हैं कि यार भाई 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वह एक मस्जिद है। वह एक मस्जिद है, और ये मस्जिद कहाँ है, अजमेर में है। मस्जिद कहाँ है, अजमेर, राजस्थान। ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है, पहले एक संस्कृत मठ हुआ करता था जिसको बनवाए थे विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने एक संस्कृत मठ बनवाया था। संस्कृत मठ बनवाया था, इसको तोड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण करवाया, और उस मस्जिद का नाम हो गया 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक के एक सेनापति थे। इस सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी। खिलजी नाम सुनने से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं खिलजी वंश के तो ये नहीं थे। ये खिलजी वंश के नहीं थे, ये गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्हीं के ये सेनापति थे बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी क्या किए कि बिहार में जो स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का आपने नाम अवश्य सुना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय, इसको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिए थे, तोड़ फोड़ पूरा मचा दिए थे, पूरा कोहरा मचा दिए थे इसमें। और जब बात नहीं बनी तो अंत में क्या किए कि नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने आग लगा दिया। अब इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि वो विश्वविद्यालय कितना बड़ा रहा होगा कि 6 महीने के बाद तक भी उससे आग की लपटें आती रहती थी। विश्वविद्यालय जो थी नालंदा विश्वविद्यालय, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कम नहीं थी, बल्कि उससे भी उस ज़माने में बढ़ चढ़ के थी। नालंदा विश्वविद्यालय में विदेशी छात्र हमारे यहाँ अध्ययन करने आते थे। उसको कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने तहस नहस कर दिया और अंत में उसमें आग लगा दी। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर में बनाए थे, यानी दिल्ली सल्तनत तो कहने को है, लेकिन पहला जो गुलाम वंश की स्थापना करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक,
वो अपनी राजधानी लाहौर में रखते हैं और उनके बाद जो शासक आते हैं, जो उनका दामाद भी है और गुलाम भी है इल्तुतमिश, वो लाहौर से राजधानी परिवर्तित करके दिल्ली ले आते हैं इल्तुतमिश। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, बाद में इल्तुतमिश जो है वो राजधानी दिल्ली ले आते हैं। 1210 में चौगान खेलते समय, चौगान जो आप लोग जिसको पोलो के नाम से जानते हैं, उसमें क्या होता है, आदमी घोड़ा पे बैठा रहता है और एक हॉकी स्टिक जैसा रहता है डंडा उसके पास में, और बॉल नीचे रहता है, झुक झुक के मारता है पूरे ग्राउंड में। वही चौगान खेलते समय क्या हो गई कि वो घोड़े से गिर गए, घोड़ा कुचल दिया होगा और उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है। चौगान खेलते समय 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और उनको लाहौर में दफनाया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। चूँकि इनका पीरियड काफ़ी कम था, 4 वर्ष ही ये काम कर पाए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा काम नहीं किए। जो महत्वपूर्ण कार्य सब है वो इस प्रकार है। कुतुबुद्दीन के बाद कुछ समय के लिए आराम शाह, जो उनके और भी मंत्री वगैरह जो थे, उन सब ज़बरदस्ती जो है आराम शाह को क्या हुआ, गद्दी पर बैठा दिए। लेकिन आराम शाह नाम से ही पता है वो बिल्कुल जो था ना, मतलब किसी काम का नहीं था वो। फिर उसको हटा के इल्तुतमिश को शासक बनाया गया। तो ये था हमारा दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। बहुत ही जल्द दिल्ली सल्तनत का जो अगला सुल्तान इल्तुतमिश होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।